क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई सिमिलर स्पीसीज एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। स्पीसीज को उनके सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुप करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो गई, उसको उनकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग कि क्या उनमें सिमिलर है, इनके अकॉर्डिंग उनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, उन्हीं को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। चाहे वो बुक्स का क्लासिफिकेशन हो गया, चाहे वो मेटल्स एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या नीड थी। जैसे हम लोग अब घर में अपने कपड़े होते हैं, अगर वो इकट्ठा ग्रुप करके हम लोग रख दें एक साथ गट्ठर बना के, तो हम लोग को ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन वही अगर अलमारी में आपकी संभाल के रखे रहे अलग अलग कबर्ड में, अलग अलग जगहों पे, तो आप सही तरीके से सही कपड़ा सही समय पर पा सकते हो। वैसे एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, अगर हमको जिस चीज की नीड होती है जिस एलिमेंट की, उसको हम लोग टाइम से पा जाएंगे ड्यू टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या करता है, समय बचाता है। जरूरी एलिमेंट्स को तुरंत के तुरंत साइंटिस्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि खोज हमेशा चालू रहती है। तो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ही फायदा है कि टाइम सेव होता है, सेव ऑफ टाइम। देन कम ऑन नेक्स्ट, लेवोइजर divided elements into two types known as metal and non-metals। लेवोइजियर ने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था टू टाइप्स में, मेटल और नॉन-मेटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछा जा सकता है। फिर पहले साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था और कुछ कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्होंने क्या कहा था डुबेरियन ने, द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट was the arithmetic mean of the atomic mass of the other two element। इन्होंने ये चीज कही थी। एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे एग्जांपल LiNa दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7, 23 एंड 39। ठीक, इनका पहला और आखिरी एलिमेंट, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, पहले और आखिरी एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 23। तो अरिथमेटिक मीन आया 23, जो कि किसके बराबर है, इट वाज एज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो डोबेनियन ने क्या कहा था, डोबेनियन ने यही कहा था कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज एज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो पहले और लास्ट का अरिथमेटिक मीन जो आया है उसको वो मिडल वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ये, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लर्न करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। था क्या, इन्होंने 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, जो मैं बता चुका हूं। तो 3-3 का ग्रुप बना के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। वो 3-3 का ग्रुप कुछ समय तक ही सीमित रहा। जब उन्होंने Fe, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का ग्रुप बनाया, वहीं से इनको क्या पता चला, दैट द 3 एलिमेंट्स हैव अ नियरली इक्वल एटॉमिक मास एंड thus does not follow the above law। इन तीनों का जो एटॉमिक मास था वो करीब करीब एक ही जैसा था। और इन्होंने क्या कहा था, द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट वाज एज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज एज सेम एज द अरिथमेटिक इज एज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Fe, कोबाल्ट, निकल के बाद इनकी ये लॉ नहीं चल पाया, यहाँ से इनको क्या बोल दिया गया, बाय बाय, डोबेरियन लॉ यहाँ पे खत्म होता है। द न्यूलैंड्स लॉ आता है। न्यूलैंड्स लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग द 8th एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट का जो 8th एलिमेंट होगा, कोई भी एक एलिमेंट का जो 8th एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी उस पहले वाले एलिमेंट की तरह होगी। इन किसका अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो यहां पे लिखा हुआ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द 8th element starting from a given one, 8th element starting from this given one element has the property which are the repetition of those the first arranged in the order of increasing atomic weight। इसकी प्रॉपर्टी इसके सेम होगी अगर उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम लोग रखें। तो कुछ एलिमेंट्स को हम लोग उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्लोरीन 9, सोडियम 11। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ऐसे उनका एटॉमिक मास भी बढ़ता रहता है। पहले एलिमेंट क्या हुआ, लिथियम। लिथियम का 8th एलिमेंट, लिथियम से 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां है आपका सोडियम, हुआ ना। लिथियम से पहले भी चले जाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं हीलियम,
ओके, तो हीलियम से 8वां एलिमेंट कौन सा होगा? नियोन। तो अगर लिथियम लिया तो 8वां एलिमेंट सोडियम, और अगर हीलियम लिया तो 8वां एलिमेंट कौन सा हो गया? नियोन। प्रॉपर्टीज कैसे सेम हुई? आपको पता है हीलियम क्या है? ये एक नोबल गैस है, और नियोन भी क्या है? एक नोबल गैस है। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट मींस इसके जो शेल्स है वो पूरी तरीके से फिल्ड है, बट इसकी शेल्स फिल्ड भी हैं, जैसे इसकी फिल्ड थी वैसे उसकी भी है। लिथियम में क्या है? लिथियम का इसका जो चार्ज होता है +1, और सोडियम की भी चार्ज क्या होता है? +1। इज इट क्लियर? तो अगर न्यूलैंड्स का लॉ पूछा जाए तो लॉ यही है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट इज एज सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यहां पे न्यूलैंड लॉ खत्म होता है। कोई भी अपनी बात रखता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ अपवाद होते हैं। वैसे ही डोबेरियर के बाद आए न्यूलैंड, न्यूलैंड में भी कुछ कमियां निकली। ड्रॉबैक क्या था इनका? सबसे पहला हम लोग इसके बारे में जानते हैं। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट्स ही नेचर में डिस्कवर हुए थे। उन्होंने कहा था कि 56 के बाद अब नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर, कि 56 के बाद कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, ये न्यूलैंड का कहना था। लेकिन आज 118 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक हम लोग खोज नहीं पाए हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे छाती ठोक के कहा नहीं, यहाँ पे 56 ही होंगे, इससे ज्यादा कभी होंगे नहीं, और वहीं से इनका लॉ क्या हुआ? टूट गया। न्यूलैंड लॉ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब न्यूलैंड का हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा तो अब उनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। न्यूलैंड का स्टेटमेंट यही था जो भी आपने पढ़ा। अब इनकी देख लेते हैं हम लोग ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। उन्होंने ऐसा कहा कि केवल 56 ही एलिमेंट्स हमेशा रहेंगे, उससे ज्यादा होंगे ही नहीं। अपनी बात को सुपीरियर रखने के लिए उन्होंने नेचर को ही दोष ठहरा दिया कि आगे नेचर दे ही नहीं सकता, आगे हो ही नहीं सकते हैं डिस्कवर। बट later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आए, न्यूलैंड्स की आंखें खुल गई वहां पे कि अरे यार मैंने तो सोचा था आएंगे नहीं, चलो आ भी गए हैं। तो इंसान क्या करता है? जब उसकी गलती होती है तो वो किसी तरह उसको निपटाने की कोशिश करता है, वही इन्होंने भी किया। इन ऑर्डर टू फिट द न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने कहा 56 एलिमेंट्स हमेशा रहेंगे, भविष्य में आगे 56 के अलावा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो इन्होंने बात को पाटने की कोशिश करी, अपनी गलती को पाटने की कोशिश करी, उसमें सुधार नहीं लाया। इन्होंने जो है जबरदस्ती क्या किया? न्यू एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड एडजस्टिंग 2 एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम बट पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द अदर सेम कॉलम। न्यूलैंड ने क्या किया? इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सेम कॉलम में रख दिया और उन्हीं के जैसे जो अलग एलिमेंट्स थे उनकी भी प्रॉपर्टी सेम दिखाने के लिए मतलब गिचिर पिचिर कर दिया। अपनी गलती को सुधार नहीं इन्होंने, वहां पे इन्होंने अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की। यहीं से ही न्यूलैंड को क्या किया गया? बाय बाय बोल दिया गया। अभी हम लोगों ने डोबेरियर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। इसी वजह से न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर जो थर्ड साइंटिस्ट है हम लोग के, वो है मेंडलीफ। इनका पीरियोडिक टेबल आया, उसने कई सारी बातें सिखाई, कई सारी चीजें दी, कई सारी नई बातें दी। और मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने सबसे पहली अच्छाई का काम यह किया कि इन्होंने डोबेरियर और न्यूलैंड इनके द्वारा जो गलतियां की गई थी। डोबेरियर की क्या गलती थी? डोबेरियर ने केवल 3-3 का क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन डोबेरियर का भी क्लासिफिकेशन सही था कुछ हद तक, तो इन्होंने डोबेरियर की प्रॉपर्टीज उठाई। न्यूलैंड की क्या गलती थी? इन्होंने कहा आगे 56 के अलावा और होंगे नहीं, जगह ही नहीं छोड़ी न्यूलैंड ने, बस 56 ही रखा, लेकिन और आ गए। ठीक, तो इन्होंने दोनों की गलतियों को उठा के एक नया लॉ बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, और उस लॉ से फॉर्मेशन हुआ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में होता क्या है? मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया, जो उस समय पाए जाते थे। कैसे अरेंज किया? द प्रॉपर्टीज of the element are arranged in a periodic function of their atomic masses। उनको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। इनका जो टेबल था, अगर इस स्टेटमेंट पूछा जाए कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है या उनका स्टेटमेंट क्या है, तो सिर्फ इतना लिखना होगा। द टेबल कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट्स। इस टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम थे जिनको हम लोग पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल मींस क्या होता है? लंबा, ओके, और हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है आपका? लेटा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बातें रखी। डोबेरियर आए, 3 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, उनका वहां पे ठप हो गया क्योंकि वो नहीं चल पाया। देन उसके बाद आए न्यूलैंड ने क्या किया? उन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी नहीं, अपनी गलतियों को पाटने की कोशिश की। वहां पे जो है
क्लासिफिकेशन वहीं पे टिक गया, क्योंकि उन्होंने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने कहा था बस जितने एलिमेंट्स है जिंदगी भर उतने रहेंगे। आगे आपका आता है मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल में बता दिया है क्या चीजें होती हैं। अब मेंडली पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल इतना क्यों माना जाता है और इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे क्या क्या है, क्या फायदा है, मेरिट मींस होता है फायदा। सबसे बड़ा फायदा शुरू में ही बता दिया था, क्लासिफिकेशन का मतलब पहले ही बता दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि चीजों को समय से जब जरूरत हो तो मिल जाए और समय बचे। मेंडलीफ ने भी यही किया। इन्होंने डोबेर्नियर ट्रेड से और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से इन दोनों की जो गलतियां थी उससे सीख ली और मेंडलीफ ने जो है अपना पीरियोडिक टेबल दिया। उस पीरियोडिक टेबल में फायदा क्या था? मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप फॉर द न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स याद करिए, न्यूलैंड ने क्या किया था, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इन्होंने कहा था 56 है, 56 ही रहेंगे। लेकिन कुछ जब नए डिस्कवर हुए तो ये गिचिर पिचिर करने लगे। मींस इनको कुछ नहीं समझ आया। इन्होंने अपनी गलती सुधारी नहीं, बल्कि उसको मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप, उनकी गलती से ही सीख के मेंडलीफ ने क्या किया, अपने टेबल में कुछ जगह छोड़ दी नए एलिमेंट्स के लिए, विच वर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम, जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। और वो जगह छोड़ना इनके लिए फायदा हो गया और बहुत अच्छा रहा। One of the strength of the Mendeleev periodic table was that the inert gases were discovered. They could be placed in a new group without disturbing the existing order. एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ इनकी टेबल का? तीसरा मेरिट क्या था? सबसे बड़ा मेरिट था ये कि जब इनर्ट गैसेस आगे फ्यूचर में डिस्कवर होती, होना ही था, आगे फ्यूचर में जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर होती तो उनको ये क्या करते, जो इन्होंने गैप छोड़ रखा था, he left some gaps, जो इन्होंने गैप छोड़ रखा था उसमें इन्होंने क्या किया, जो इनर्ट गैसेस नए डिस्कवर हुई थी उनको क्या किया, एडजस्ट कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। देन पहला वाला देख लेते हैं। एट सम प्लेसेस द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट वाज चेंज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया था, कुछ एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को ऐसा फिट किया था कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों समझी जा सकें। यहां तक इनका फायदा था। अब कुछ बातें इनके टेबल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इनका टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन दोनों की ज्यादा महत्वता है। लेकिन ये दोनों भी आज इसी वजह से हैं क्योंकि डोबेर्नियर और न्यूलैंड ने जो गलतियां की उससे सीख के आगे बढ़े हैं और देन उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आया है। वैसे ही आप लोग को भी सीखना चाहिए। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फायदे थे, क्या किन चीजों की वजह से इनको इसकी इतनी महत्वता दी जाती है। इनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया था। आई ऑल्सो हैव टोल्ड यू दैट the vertical columns are known as groups and horizontal rows are known as periods. Vertical means खड़े खड़े, horizontal means लेटे हुए। ऐसे जितने ब्लॉक्स हैं, टेबल देखिए, टेबल में ऐसे वाले जितने ब्लॉक्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं ग्रुप्स। और जो लेटे हुए ब्लॉक्स हैं, लेटे हुए कौन से, यही तो हैं, लेटे हुए जितने ब्लॉक्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। वी कॉल्ड देम पीरियड। देन आता है, इन्होंने क्या किया, देयर आर 8 ग्रुप्स। वहां पे 8 ग्रुप्स थे जो रोमन नंबर से इंडिकेट किए जाते थे, जो आपको आते हैं। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जो पहले 7 ग्रुप्स थे उनके एलिमेंट्स को क्या किया गया था, सब ग्रुप में बांट दिया गया था, ए एंड बी। द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट थे उनको क्या, इन्होंने उनको क्या किया, उनको सब ग्रुप ए में रखा। ए पहले आता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब ग्रुप ए है। Then the elements that are present on the left side are constituted to in a subgroup A, while those are in the right side form subgroup B. ऑलरेडी बता दिया है कि पहले से लेके 7वें तक के एलिमेंट्स, पहले से लेके 7वें तक के 8 थे, है ना। पहले से लेके 7वें तक के एलिमेंट्स क्या किया इन्होंने, ग्रुप ए ग्रुप बी में बांट दिया। लेफ्ट साइड ग्रुप ए हो गया, लेफ्ट राइट साइड ग्रुप बी हो गया। ओके, एंड द ग्रुप 8 बचा 8वां ना, 7 ही तो यूज हुए, होते कितने हैं, 8। ग्रुप 8 में क्या हुआ, द ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स अरेंज इन द 3 टेबल्स। ग्रुप 8 ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 8 में क्या हुआ, 9 एलिमेंट्स को क्या किया गया, 3 टेबल्स में अरेंज कर दिया गया है। ये चीज टेबल देख के आपको समझ आ जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 6 पीरियड्स। कितने पीरियड्स थे वहां पे 6 पीरियड्स थे। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स, ज्यादा एलिमेंट्स को अकोमोडेट मींस भरने के लिए उसमें 4, 5, 6 आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। ज्यादा एलिमेंट्स को भरने के लिए 4, 5 और 6 पीरियड्स को क्या किया गया, 2 हाफ में डिवाइड की दी गया। पहले हाफ को अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया और दूसरे हाफ को लोअर लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया। यहाँ पे इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के वो खत्म होता है। अब हम लोग अचीवमेंट के बारे में समझते हैं, क्या क्या इन्होंने पाया, क्या फायदे थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या थे इनकी। द
arrangement of the elements in a group and the period made the study of the elements quite systematic in the sense that if the property achievements, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? The arrangement of the elements in a group and the period made the study of the element quite systematic in the sense that if the properties of one element in a particular group are known, those of the other can be easily predicted. सबसे बड़ी खासियत जो थी किसकी? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि अगर कई सारे ग्रुप हैं, आपको पता है, पहला ग्रुप देखिए, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। अगर एक की प्रॉपर्टी पता चल जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर एक एलिमेंट को आप पता कर लो तो बाकियों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सबसे बड़ा फायदा यही हुआ इनका कि अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग जान लें, जैसे इसके बाद आता है, इसके बाद आपका आ जाएगा हीलियम उस साइड में, इस रॉ में सबसे लास्ट वाली देखिए 18th ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप था, 18th ग्रुप में लास्ट वाले देखिएगा हीलियम, देन उसके बाद आता है आपका नियॉन, फिर आता है आर्गन। तीनों क्या है? इनर्ट गैसेस है, तीनों जो है नोबल गैसेस हैं और तीनों की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 है, क्योंकि शेल्स क्या है? फिल्ड है, एकदम शेल्स उनकी फिल्ड है। इसीलिए एक एलिमेंट के बारे में अगर पता चल जाएगा तो बाकी के बारे में हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। देन आता है सेकंड वन, प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। यहां भी वही बात कह रखी है कि मैनी गैप्स वर लेफ्ट, कई सारे गैप्स छोड़ दिए थे इन्होंने मेंडलीव ने उस टाइम, क्योंकि गलती से सीखा था। गैप वाली गलती किसकी थी? बार बार दोहरा रहा हूं ताकि तुरंत लर्न हो जाए। गैप वाली गलती किसकी थी? न्यूलैंड की गलती थी। हाउएवर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट कुड बी प्रेडिक्टेड इन द एडवांस फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन। वही बात है कि अगर एक का पता चल गया तो बाकी की प्रॉपर्टी हम लोग खुद ब खुद निकाल लेंगे। लेकिन एक बात और जानने वाली है कि द एलिमेंट सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट थे जो उस समय इनकी यही गलती की वजह से डिस्कवर हुए थे। यही गलती क्या इसी ने मदद किया था डिस्कवरी में। दिस हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स। किस चीज ने मदद किया था? ये प्रिडिक्शन वाला। इन्होंने गैप छोड़ा था और गैप छोड़ने की वजह से सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम का डिस्कवरी हुई और इन्होंने पुट किया उनको अपने पीरियोडिक टेबल में। यहां पे क्या क्या बातें थी आपने देखा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। करेक्शन ऑफ द डाउटलेस एटॉमिक नंबर। मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द सर्टेन एलिमेंट विद द थर्ड पॉइंट क्या है आपका? करेक्शन ऑफ द डाउटलेस एटॉमिक मासेस। जिन एटॉमिक मासेस में न्यूलैंड की डिस्कवरी में जिन एटॉमिक मासेस में दिक्कत थी, जिनको नहीं समझ पा रहे थे हम लोग या साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे थे, उनको इन्होंने क्लियर कर दिया। कुछ गलतियां जो न्यूलैंड ने की थी उनको इन्होंने सुधार दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने करेक्ट किया। क्या चीज? द एटॉमिक मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, उनके एक्सपेक्टेड पोजीशन, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो इधर उधर थे उनको सही ग्रुप में सही पीरियड में रख के क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने ये सब चीजें की। लेकिन जैसा सबके साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ। कुछ लिमिटेशंस इनके टेबल में रही। वो लिमिटेशंस क्या थी? 2 मेन लिमिटेशन है। इनको जो है हाइड्रोजन एलिमेंट पोजीशन नहीं पता थी, ये सही से उसको रख नहीं पाए। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। इन्होंने जो है हाइड्रोजन ग्रुप की सही पोजीशन नहीं रखी। पहला पॉइंट तो यही है। अच्छा, क्यों नहीं रखी? रीजन वो भी जान लीजिए। एज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ सेम लग रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? ये सही से उसको रख नहीं पाए। The isotope of the same elements will be given different position if the atomic number is taken as the basic, which will disturb the symmetry of the periodic table. Isotopes जो थे सेम एलिमेंट्स के, उनको डिफरेंट पोजीशन दे दी गई। अगर उनका एटॉमिक मास के बेसिस से हम लोग देखें तो उनको अलग अलग पोजीशन दी जाएगी, जो क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा पूरी सिमेट्री को। एटॉमिक नंबर के अगर हम लोगों को पोजीशन दे दें तो पूरी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये 2 मेन पॉइंट थे जो लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इन्हीं दोनों पॉइंट की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं टिक पाया। देन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो स्टेटमेंट था वो किसके द्वारा दिया गया था? हर्नी मोसले द्वारा। कब? 1913 में। इनका स्टेटमेंट क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाए, पूछा बहुत ज्यादा एवरी बोर्ड,
बहुत पूछा जाता है। तो इसमें इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं। अगर उनको एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पुट किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टी हम लोग आसानी जान सकते हैं। एक चीज आ जाती है यहाँ पे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड सर्टेन बाय द डिफरेंट गैप ऑफ द एटॉमिक नंबर। देखो ऐसे सोडियम, पोटेशियम और हीलियम, ये तीनों हैं। यहां पे क्या फायदा है रिपीटेशन का? यहां पे क्या मतलब है? रिपीटेशन मीन्स चीजों का बढ़ते रहना, दोबारा दोबारा घूमते रहना, जैसे साइकिल का रिपीटेशन होता है। देन पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज, इसका भी +1 होता है, इसका भी +1 होता है एटॉमिक नंबर। सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो पता चल जाती हैं एलिमेंट्स की। सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय द सर्टेन डेफिनिट गैप। पीरियोडिसिटी का इनके टेबल में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि पीरियोडिसिटी में क्या है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाने पे, एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता चल जाने से सबका पता चल जाता है, क्योंकि सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यहाँ लिखा ना डेफिनेट गैप। इससे क्लियर हो जाता है कि दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। पीरियोडिसिटी पहले ही बता दिए। पीरियोडिसिटी क्या होती है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस LINAK, ये तीनों हैं। इसका +1 होता है, इसका +1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी +1 होता है। ठीक, तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटेशन किस चीज का? सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करीब करीब एक ही शेल्स में हो रहा है ना, और सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, सेम है। ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 ये होता है पीरियोडिसिटी। अभी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे जो लंबे वाले कॉलम्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। दे आर नोन एज ग्रुप्स। देन उसके बाद पीरियड आता है। पीरियड क्या होता है आपका? ऐसे जो हम लोग सीधे जाते हैं इनको पीरियड बोलते हैं, और जो अप टू डाउन आते हैं इनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ये चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। देन द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप मेक द फैमिली एंड यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ग्रुप में हम लोग किसी एक एलिमेंट के बारे में जान लें तो बाकी जो है वो क्या करेंगे? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। जैसे LINAK, इसका +1 है तो इसके बाद का जो होगा उसका भी +1 वैलेंसी होगी, इसकी भी +1 वैलेंसी होगी। आगे बढ़ते हैं। इन द पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड जो होता है, जो ऐसी रोज होती है ये क्या करते हैं? इनकी शेल सेम होती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक एक एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 यूनिट बढ़ जाते हैं। यहां लिखा हुआ है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की जो होती है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? लिथियम 3। ठीक, देन उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो उसका हो गया ग्रुप का। अगर हम लोग जो है यहाँ पे एग्जांपल ले, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाएं तो लेफ्ट से राइट जाने में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे देखिए कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? कितने